तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि आखिर जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर को बढ़ाने या कम करने पे कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, इंसुलेटर में हमें पता है कि उसमें करंट ज़ीरो होता है, उसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होती है, तो उसमें ये इफेक्ट हम नहीं देखेंगे। हम दो टाइप के मटेरियल्स की बात करेंगे, एक हो गया हमारा कंडक्टर और दूसरा हो गया सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंस कैसे होता है रेजिस्टेंस का या फिर रेजिस्टिविटी का। ठीक है, सबसे पहले बच्चों आप क्या करोगे, मुझे अपना पहला फॉर्मूला याद कराओ जो हमने अभी करंट के बारे में किया था। ठीक है, पिछले कुछ सेशन में वो किया था, R इज इक्वल्स टू 2 ml ओके NE² A टाउ। ठीक है, ये था। उसके बाद L/A को हमने माना कि L/A पे जो हमारा रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है और बाकी सारी वैल्यूज़ जो है वो है 2mNE² टाउ। ये वैल्यूज़ क्या हो गई, ये इसको हमने कांस्टेंट मान लिया था और रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हुई, रो इज इक्वल्स टू 2mNE² टाउ। ठीक है, अब देखो बच्चों, देखते हैं कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा। देखो, सबसे पहले m सेम रहेगा, n क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम सेम रहेगा, e की वैल्यू सेम रहेगी, ये चार चीज़ें तो सेम रहेंगी। अब टाउ के बारे में सोचो, जैसे ही तुमने टेम्परेचर बढ़ाया वैसे ही क्या होता है, मॉलिक्यूल्स में ना एक एनर्जी आ जाती है, तो क्या होता है कि कोलिजन और बढ़ जाता है, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो टाउ की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीजेस। ठीक है, क्या होगा, टाउ डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो उसकी जैसे तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, कोलिजन ज़्यादा बढ़ा, ज़्यादा तेज़ी से हुआ, तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया। उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ती है और रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। ठीक है, रो भी इंक्रीज करता है। ठीक है, अब बच्चों सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, अब सोचो, हमने क्या बोला कि टाउ जो है वो कम हुआ, बट आपको ये याद है कि जैसे क्या होता है कि सेमीकंडक्टर में कुछ चार्जेस ना बाउंड होते हैं, तो क्या होता है जैसे ही तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो चार्जेस भी मतलब फ्री हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, n की वैल्यू भी बढ़ी, ठीक है, एंड टाउ की वैल्यू भी घटी। अब बोल दो कि ये कांस्टेंट हो गया, एक बढ़ा एक घटा, बट n की वैल्यू जो होती है ना वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, इस केस में जो हमारा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी होता है वो डिक्रीज़ करता है। ठीक है, और पता है सिर्फ सेमीकंडक्टर ही एक ऐसी डिवाइस होता है जिसमें आपने टेम्परेचर बढ़ाया और आपका रेजिस्टेंस कम हुआ, वरना सब में ही रेजिस्टेंस बढ़ता है जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो। ठीक है, चलो बच्चों देखो, यहाँ पे ये भी एक्सप्रेशन सही है, बस टाउ थोड़ा सा सी जैसा बना दिया है। ठीक है, हमें पता चला हमारा जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है इनिशियल रेजिस्टेंस पे। ओके, और वो प्रोपोर्शनल होता है हमारे dt के। ठीक है, तो dr जो हो जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारा r0 अल्फ़ा dt। यहाँ पे हेयर अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इज़ कोफिशिएंट ऑफ, अगर थोड़ा भी थर्मल एक्सपेंशन याद होगा, आपने 11th क्लास में पढ़ा है, तो अल्फ़ा क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अल्फ़ा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, अब देखो इस पूरी वैल्यूज़ को इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट कहाँ से करते हैं, इनिशियल से r0 टू फाइनल, dr इज इक्वल्स टू, ये r0 कांस्टेंट है और दिस विल बी T0 टू T अल्फ़ा dt। यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि अल्फ़ा कांस्टेंट होता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में ना वो दे देते हैं कि अल्फ़ा जो है वो आपका टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अल्फ़ा को कांस्टेंट नहीं रख सकते हम अपनी मर्ज़ी से। ओके, इवन जो अच्छी बुक्स होंगी उनमें अल्फ़ा कभी कांस्टेंट नहीं दिया होगा, बट जो मतलब एवरी बुक्स होंगी ना
उसमें ना इस फाइनल एक्सप्रेशन को मैं आपको बताती हूँ कैसे लिख देंगे। ये एक्सप्रेशन हटाओ, ठीक है। मान लो आपका आर एफ माइनस आर नॉट इज इक्वल्स टू, लेट सपोज व्हाट वाज दैट, इंटीग्रेशन आर नॉट अल्फा डी टी, ओके, इंटीग्रेशन आर नॉट अल्फा डी टी, ठीक है। आर नॉट इज कॉन्स्टेंट, ओके, सो इट विल बी आर एफ इज इक्वल्स टू आर नॉट, विल टेक इट हेयर, ठीक है, इसको हम इधर ले आएंगे और ये हो जाएगा 1 प्लस इंटीग्रेशन अल्फ़ा डी टी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम अल्फ़ा को इंटीग्रेशन से बाहर नहीं लिखते अनलेस और अनटिल वहाँ पे मेंशन होना चाहिए कि अल्फ़ा इज़ कांस्टेंट, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में भी दे देते हैं और रियलिटी में भी होता है कि अल्फ़ा जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो ऐसे उसे बाहर लाना सही नहीं है अनलेस आपको उसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू गिवन है, ठीक है। आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। अब बच्चों देखो एक सवाल अपने इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूंगी, आप पहले अपने मन में सोचेंगे। देखो हमने क्या देखा था, कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस बढ़ा, सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस घटा जैसे टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार सोचो, ठीक है, सोच के देखो कि अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव कंडक्टर के लिए। सोचो, पहले सोचो फिर मैं जवाब दूंगी। देखो बच्चों सिंपल था कि कंडक्टर के लिए आपका रेजिस्टेंस बढ़ रहा था तो अल्फ़ा पॉजिटिव होगा, सेमीकंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस घट रहा है तो अल्फ़ा नेगेटिव होगा। इस चीज़ को ना कहीं आप अपना नोट कर लो, कंडक्टर अल्फ़ा इज़ पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर अल्फ़ा इज़ नेगेटिव, ठीक है बच्चों। सिमिलरली क्या होता है, अगर हम इसकी रेजिस्टेंस का ही फाइनल फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे अभी तक। बच्चों देखो अगर यहाँ पे आपको रेजिस्टिविटी से भी निकालना है तो ये कर दे रो ए बाई एल, रो एफ ए बाई एल, रो आई ए बाई एल 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी, उससे हमें रेजिस्टिविटी का भी रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। बच्चों यहाँ पे एक डाउट हर बार आपके मन में आना चाहिए, यहाँ पे वैसे मैं क्या करने वाली थी, इन दोनों को कैंसिल आउट कर देने वाली थी, इन चारों को। एक डाउट हमेशा अपने मन में आना चाहिए कि जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, जो हमारा एरिया और लेंथ होता है उसमें भी तो कुछ चेंज आता है, ठीक है। यहाँ पे हम वो कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की वजह से होगी उसका जो वैल्यू होता है वो 10⁻⁻² में होता है। सिमिलरली जो एरिया की वजह से होगी वो 10⁻⁻5 की वजह से होगी। अगर आप में से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना बच्चों, तो ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन में सवाल भी आ सकता है इससे रिलेटेड, क्योंकि इन कुछ केसेस में ना वो बोल देंगे कि ठीक है इवन दो ये वैल्यू बहुत स्मॉल है बट इस वैल्यू को कंसिडर करो। बट अगर आपने रट्टाफिकेशन करके सिर्फ ये हमारा फाइनल फॉर्मूला ही याद रखा, ठीक है, तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो ये चीज़ें याद रखना कि ये फॉर्मूला भी हो सकता है फॉर सम केसेस, क्योंकि चेंज तो इसमें आता ही आता है बट इतना मतलब कंपैरेटिवली इतना कम होता है कि हम उससे कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इसमें गलती मत करना, ठीक है बच्चों। ये देखो ये रेजिस्टिविटी का ग्राफ है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में फॉर अ कंडक्टर, ठीक है। कॉपर के लिए लिया है हमने, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है एक्सपोनेंशियली जो हमारा ग्राफ है मतलब रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। सिमिलरली ये निक्रोम के केस में है एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, ग्राफ हमारा मिल रहा है, ओके। उसके बाद ये हमारा है सेमीकंडक्टर के केस में, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है रेजिस्टिविटी कम होती जा रही है। ये कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसको अगर थोड़ा सा याद कर लोगे तो कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो बच्चों एक सवाल करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन रो ए अल्फा ए एंड रो बी अल्फा बी, ओके, सच दैट द नेट रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। बच्चों एक बार ना स्क्रीन पॉज करके इस सवाल को ट्राई करने की कोशिश करो, थोड़ा सोचने की कोशिश करो, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, ठीक है। तो बच्चों आपसे बोला कि मतलब रिलेशन फाइंड आउट करो कि ऐसा रिलेशन
कि जो आपका टेम्परेचर हो वो मतलब जो रेजिस्टिविटी हो या जो रेजिस्टेंस हो वो इंडिपेंडेंट हो टेम्परेचर के। टेम्परेचर कितना भी बढ़े वैल्यूज़ जो हो वो आपका सेम आए, ठीक है। ऐसा रिलेशन हमें बनाना है। चलो मैं आपकी हेल्प करती हूँ, ठीक है। पहले आपको खुद सोचना है उसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले बच्चों देखो, हमें पता है कि अगर वो सेम है, ठीक है, तो जो आपका आर इक्वलेंट होगा, ठीक है, वो इनिशियल और फाइनल इक्वल होना चाहिए। R1 ये सीरीज़ में है, आर इक्वलेंट R1 प्लस R2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, आर इनिशियल प्लस आर फाइनल, सॉरी R1 इनिशियल, ओके, R1 इनिशियल एंड R इनिशियल 2 जो होना चाहिए वो R फाइनल 1 और R फाइनल 2 के बराबर होना चाहिए। इन दोनों का जो एडिशन है वो सेम होना चाहिए, इनिशियल और फाइनल, ठीक है। इसको लिख लो रो 1 L बाय ए प्लस रो 2 L बाय ए, ठीक है, इक्वल्स टू रो 1 L बाय ए 1 प्लस अल्फ़ा 1 डेल्टा टी प्लस रो 2 L बाय ए, ओके, 1 प्लस अल्फ़ा 2 डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम रह गया, इसकी वजह से मैं लिख नहीं पाई, तो इसमें मतलब ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो एल 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 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा अब हमारे पास, रो 1 प्लस रो 2 इज इक्वल्स टू रो 1 1 प्लस अल्फ़ा 1 डेल्टा टी प्लस रो 2 1 प्लस अल्फ़ा 2 डेल्टा टी। बचा रो 1 प्लस रो 2 इज इक्वल्स टू रो 1 प्लस रो 1 अल्फ़ा 1 डेल्टा टी प्लस रो 2, ओके, प्लस रो 2 अल्फ़ा 2 डेल्टा टी। रो 1 प्लस रो 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे तो आपका फाइनल बचेगा रो 1 अल्फ़ा 1 डेल्टा टी प्लस रो 2 अल्फ़ा 2 डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। डेल्टा टी भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा फाइनल जो हमारा एक्सप्रेशन बचेगा, ठीक है, रो 1 अल्फ़ा 1, ओके, प्लस रो 2 अल्फ़ा 2। इस एक्सप्रेशन के बारे में बच्चों थोड़ा सोचो, ये क्या होगा कि जो इन दोनों का जो ये अगर आपका ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, ऐसे होना चाहिए कि आपका जो ये रिलेशन है इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, आपकी वैल्यूज़ ऐसे होनी चाहिए किसी भी कॉम्बिनेशन की, समझ रहे हैं। तो इसकी वजह से देखो रेजिस्टिविटी तो देखो पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव नहीं हो सकती, बट अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 हो सकते हैं कि एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, और ये रिलेशन तभी सेटिस्फाई करेगा जब अल्फ़ा 1 या अल्फ़ा 2 दोनों में से एक नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ऐसा जो कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करेगा वो कॉम्बिनेशन किसका होगा, वो कॉम्बिनेशन एक कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का होगा। तो मतलब ये जो रिलेशन है इट इज़ फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। सीबीएसई लेवल के हिसाब से इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर है, बट कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम से बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये सीबीएसई के लिए भी बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है इन सबको और जितने हो सकते हैं उतने सवाल करने हैं, ठीक है, ताकि आपकी सब्जेक्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है। आई होप हमने जितना भी इस सेशन में पढ़ा है आप सबको समझ में आया हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।